आज हमारे पास एनसीईआरटी के कक्षा 8 की विज्ञान की किताब का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। हमारा मकसद है इस दुनिया में झांकना जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती और समझना कि ये नन्हे जीव हमारे दोस्त कब होते हैं और दुश्मन कब। और ये दुनिया वाकई बहुत हैरान करने वाली है। हम बात करेंगे उन जीवों की जो दही जमाते हैं, ब्रेड फुलाते हैं और यहाँ तक कि हमारी जान बचाने वाली दवाइयाँ भी बनाते हैं। और फिर हम सिक्के का दूसरा पहलू भी देखेंगे। बिल्कुल, जब यही जीव खतरनाक बीमारियों की वजह बन जाते हैं। चलिए तो फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये सूक्ष्म जीव है क्या? नाम से तो लगता है बहुत छोटे जीव, लेकिन असल में कितने छोटे? इतने छोटे कि आप उन्हें बिना किसी यंत्र के देख ही नहीं सकती। किताब में इसकी परिभाषा भी यही है कि ऐसे सजीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण है? कोई ऐसी चीज जो हमने देखी हो पर समझ न पाए हो कि वो सूक्ष्म जीव है? बिल्कुल, किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। सोचिए, बारिश के मौसम में अगर ब्रेड या रोटी बाहर रह जाए तो क्या होता है? उस पर सफेद काली रुई जैसी एक परत जम जाती है। हाँ, वो फफूंद लग जाती है। उसे तो हम फेंक देते हैं। सही, वो फफूंद असल में एक सूक्ष्म जीव ही है, एक तरह का कवक। अगर आप उसे आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगी तो आपको धागे जैसी बनावट और उस पर छोटी छोटी काली गोल संरचनाएं दिखेंगी। अच्छा, वो उस जीव का शरीर है। तो ये सूक्ष्म जीव हमारे आसपास ही हैं, बस हमें दिखते नहीं। वाह, मतलब ये लाखों करोड़ों तरह के होंगे। हाँ। क्या ये सब एक जैसे होते हैं या वैज्ञानिकों ने इन्हें समझने के लिए कुछ ग्रुप्स में बांटा है? बिल्कुल सही सवाल है। इन्हें ऐसे ही समझना मुमकिन होता, इसलिए मोटे तौर पर इन्हें 4 बड़े परिवारों में बांटा गया है। ओके। पहला परिवार है जीवाणु यानी बैक्टीरिया का, जिनके बारे में हम सब ने सुना है। ये अलग अलग आकार के होते हैं, गोल, छड़ जैसे या स्प्रिंग की तरह। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है कवक यानी फंगस। आपकी ब्रेड पर लगने वाली फफूंद से लेकर पेनिसिलिन बनाने वाला मोल्ड, सब इसी परिवार का हिस्सा है। तीसरा परिवार है प्रोटोजोआ का, जिसमें अमीबा और पैरामीशियम जैसे जीव आते हैं। और चौथा? और चौथा है शैवाल, जिसे हम आम भाषा में काई कहते हैं, जो पानी वाली जगहों पर हरी परत बना देती है। लेकिन मैंने वायरस के बारे में भी सुना है, जैसे कोरोना वायरस या पोलियो का वायरस। वो किस परिवार में आता है? बहुत अच्छा सवाल है। वायरस इन चारों से अलग है, वो एक अपवाद है। वैज्ञानिक तो इस पर भी बहस करते हैं कि वो पूरी तरह से जीवित है भी या नहीं। मतलब? ये तो बड़ी अजीब बात है। अजीब है पर सच है। वायरस जब तक किसी जीवित कोशिका के बाहर रहता है, तब तक वो एक बेजान कण की तरह होता है। अच्छा, लेकिन जैसे ही उसे कोई परपोषी यानी होस्ट मिल जाता है, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, पौधा हो या इंसान, हाँ, वो उसके अंदर घुसकर एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल। वो अपनी संख्या तेजी से बढ़ाने लगता है। वो एक तरह का हाईजैकर है जो हमारी ही कोशिकाओं का इस्तेमाल अपने जैसे और वायरस बनाने के लिए करता है। पोलियो और खसरा जैसी बीमारियां इसी वजह से होती हैं। ये तो डरावना है। अच्छा, ये रहते कहाँ हैं? क्या इनकी कोई खास जगह होती है? इनकी कोई खास जगह नहीं होती, क्योंकि ये हर जगह है। आप खौलते हुए गर्म पानी के झरने ले लीजिए या बर्फीली ठंड, सूखा रेगिस्तान हो या दलदल, हर जगह? हाँ, यहाँ तक कि हमारे और आपके शरीर के अंदर भी करोड़ों सूक्ष्म जीव रहते हैं। ये हर माहौल में खुद को ढाल लेते हैं। और क्या, ये अकेले रहते हैं या झुंड में? दोनों तरह से। अमीबा जैसा जीव अकेला रह सकता है, लेकिन ज्यादातर जीवाणु और कवक समूह बनाकर रहते हैं, जिसे हम कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि ये हमारे मित्र कैसे हैं। खाने पीने की चीजों में इनका क्या रोल है? दही का उदाहरण तो सबको पता है। हाँ, दही सबसे बेहतरीन उदाहरण है। दूध में लैक्टोबैसिलस नाम का एक मित्र जीवाणु होता है। लैक्टोबैसिलस? जी, जब हम हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं तो ये बैक्टीरिया अपनी संख्या तेजी से बढ़ाता है और दूध को जमाकर दही में बदल देता है। अच्छा। तो अगली बार जब दही खाएं तो याद रखना चाहिए कि लाखों दोस्त बैक्टीरिया खा रहे हैं। बिल्कुल। दही वाला उदाहरण तो एकदम साफ है, लेकिन मैंने सुना है कि बेकरी में जैसे भटूरे या ब्रेड को फुलाने में भी इनका हाथ होता है। वो प्रक्रिया क्या है? उस जादुई प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। इसमें यीस्ट नाम का एक सूक्ष्म जीव काम करता है। यीस्ट? जी, जब हम मैदे में यीस्ट मिलाते हैं तो वो चीनी को खाकर सांस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। अच्छा, वही गैस जो हम सांस छोड़ते वक्त निकालते हैं। बिल्कुल विल,
इसी गैस के बुलबुलों की वजह से मैदा फूल जाता है और इडली, भटूरे या ब्रेड एकदम नरम और स्पंजी बनते हैं। कमाल है। यही प्रक्रिया शराब बनाने में भी इस्तेमाल होती है, जहां यीस्ट चीनी को अल्कोहल में बदलता है। इस कमाल की प्रक्रिया की खोज महान वैज्ञानिक लुई पास्चर ने 1857 में की थी। वाह, मतलब 1857 से पहले लोगों को पता ही नहीं था कि उनकी ब्रेड या शराब के पीछे इन नन्हे जीवों का हाथ है। ये तो खाने पीने की बात हुई। क्या दवाइयों में भी इनका कोई योगदान है? मैंने एंटीबायोटिक्स के बारे में सुना है। ये उनका सबसे बड़ा योगदान है। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयां हैं जो बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारती हैं या उन्हें बढ़ने से रोकती हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये शक्तिशाली दवाइयां भी दूसरे सूक्ष्म जीवों, खासकर कवक और जीवाणुओं से ही बनती हैं। मतलब एक सूक्ष्म जीव दूसरे को मारने के काम आता है। ये तो प्रकृति की अपनी लड़ाई है जिसका फायदा हम उठा रहे हैं। बिल्कुल, आप इसे ऐसे ही समझ सकती हैं। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज भी ऐसे ही हुई थी। अच्छा जी, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि एक फफूंद के पास सारे बैक्टीरिया मर गए थे और उसी फफूंद से उन्होंने पेनिसिलिन बनाई जिसने करोड़ों जानें बचाईं। तो जिस फफूंद को हम ब्रेड पर देखकर फेंक देते हैं, उसी तरह की एक फफूंद ने करोड़ों जानें बचाईं। ये तो वाकई कमाल है। बिल्कुल। अच्छा, क्या ये हमारी मदद सिर्फ हमारे शरीर के अंदर ही करते हैं या बाहर की दुनिया जैसे पर्यावरण के लिए भी कुछ करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। असल में हमारे ग्रह को चलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये पर्यावरण के सफाई कर्मचारी हैं। सफाई कर्मचारी? हाँ, जब कोई पौधा या जानवर मर जाता है तो ये सूक्ष्म जीव उसके शरीर को सड़ा गलाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं और इससे जो खाद बनती है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि गीला कचरा जैसे सब्जियों के छिलके खाद बन जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक हजारों साल तक वैसे का वैसा पड़ा रहता है। एकदम सही, क्योंकि सूक्ष्म जीव उसे सड़ा नहीं सकते। इसके अलावा ये मिट्टी की उर्वरता एक और तरीके से बढ़ाते हैं। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही। कुछ खास जीवाणु और नीले हरे शैवाल हवा की इस नाइट्रोजन को ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे पौधे आसानी से सोख सके। इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो इनके बिना हमारी फसलें इतनी अच्छी नहीं उग सकती? बिल्कुल नहीं। तो अभी तक तो ये सूक्ष्म जीव हमारे सुपर हीरो जैसे लग रहे हैं। दही बना रहे हैं, केक फुला रहे हैं, पर्यावरण साफ कर रहे हैं, यहाँ तक कि दवाइयां भी बना रहे हैं। लेकिन जैसा अध्याय का नाम है, हर कहानी में एक विलेन भी तो होता है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जब यही छोटे जीव हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हाँ, अब बात करते हैं रोगाणुओं की। रोगाणु या पैथोजन बस एक वैज्ञानिक नाम है दुश्मन सूक्ष्म जीवों के लिए। अच्छा। ये वो घुसपैठिए हैं जो हवा, पानी या भोजन के जरिए हमारे शरीर में घुसकर हमें बीमार कर देते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो खुद बीमारी नहीं फैलाते, बल्कि बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। बिल्कुल, उन्हें हम रोग वाहक या कैरियर कहते हैं। इसका सबसे आम उदाहरण है घरेलू मक्खी। मक्खी? जी, वो पहले कूड़े और गंदगी पर बैठती है तो खतरनाक रोगाणु उसके पैरों पर चिपक जाते हैं। फिर वही मक्खी जब हमारे खाने पर बैठती है तो वो उन रोगाणुओं को वहां छोड़ देती है और वो खाना जहरीला हो जाता है। और मच्छर, मलेरिया और डेंगू भी तो मच्छरों से ही फैलते हैं। सही, पर यहाँ एक दिलचस्प बात है कि हर मच्छर खतरनाक नहीं होता। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाने वाले परजीवी का वाहक है। मादा एनोफिलीज? और मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का। ये मच्छर जब किसी बीमार व्यक्ति को काटते हैं तो रोगाणु उनके अंदर आ जाते हैं और फिर जब वे किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो रोगाणु उसमें चले जाते हैं। तो ये बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती हैं। इन्हें ही संचरणीय रोग कहते हैं, है ना? हाँ, जो रोग हवा, पानी, भोजन या सीधे संपर्क से एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलें उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे सर्दी, जुकाम, टीबी, हैजा। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। किताब में एक पूरी टेबल दी गई है जिसमें बताया है कि कौन सी बीमारी किससे होती है और कैसे बचा जाए। हाँ, वो बहुत जरूरी है। जैसे टीबी और खसरा हवा से फैलते हैं तो बचाव है कि रोगी को अलग रखा जाए। हैजा और टाइफॉइड गंदे पानी या भोजन से, तो उबला पानी और पका भोजन खाना चाहिए। और कुछ बीमारियों के लिए सबसे कारगर उपाय है टीकाकरण, जैसे पोलियो। टीके हमारे शरीर को इन रोगाणुओं से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार कर देते हैं। और मलेरिया? मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी और आसपास पानी जमा न होने देना सबसे अच्छा उपाय है। क्या ये बीमारियां सिर्फ इंसानों को होती हैं या जानवरों और पौधों को भी? ये रोगाणु किसी को नहीं बख्शते।
जानवरों में एंथ्रेक्स नाम की एक खतरनाक बीमारी होती है जो बैक्टीरिया से फैलती है। एंथ्रैक्स? जी, इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने 1876 में की थी। गायों में खुरपका मुहपका रोग वायरस से होता है। अच्छा। इसी तरह ये हमारी फसलों को भी बर्बाद कर देते हैं। नींबू में कैंकर रोग बैक्टीरिया से, गेहूं में रस्ट नाम की बीमारी कवक से, और भिंडी में पीलापन वायरस की वजह से होता है। तो ये दुश्मन तो हर तरफ से हमला करते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है फूड पॉइजनिंग, क्या वो भी इन्हीं की वजह से होती है? हाँ, खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग तब होती है जब सूक्ष्मजीव हमारे भोजन पर रोकते हैं और उसे खराब करते समय कुछ जहरीले पदार्थ बना देते हैं। ऐसा खाना खाने पर उल्टी, दस्त और पेट दर्द हो सकता है। इसीलिए बासी या खराब खाना नहीं खाना चाहिए। तो फिर खाने को इनसे बचाने का क्या तरीका है? हम अचार, जैम, मुरब्बे जैसी चीजें महीनों तक रखते हैं, वो खराब क्यों नहीं होती? क्योंकि हम खाद्य परिरक्षण के तरीके अपनाते हैं। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। सोचिए, हजारों सालों से हमारी दादियां नानियां अचार में ज्यादा तेल और नमक क्यों डालती थी? सही बात है। उन्हें शायद बैक्टीरिया का नाम नहीं पता था, लेकिन उन्हें यह पता था कि ऐसा करने से अचार साल भर चलता है। तो नमक, चीनी, तेल, ये सब परिरक्षक है? बिल्कुल। बहुत ज्यादा नमक या चीनी के माहौल में बैक्टीरिया बढ़ नहीं पाते, क्योंकि ये नमी को सोख लेते हैं। अच्छा। तेल और सिरका हवा से संपर्क तोड़ देते हैं, जिससे सूक्ष्मजीव जिंदा नहीं रह पाते। जैम और स्क्वैश में सोडियम बेंजोएट जैसे कुछ रासायनिक परिरक्षक भी डाले जाते हैं। और दूध को बचाने के लिए हम उसे उबालते हैं। पैकेट वाले दूध पर पाश्चरीकृत लिखा होता है, उसका क्या मतलब है? पाश्चरीकरण भी एक तरीका है। इसकी खोज भी लुई पाश्चर ने की थी। उन्हीं ने जिन्होंने खिड़वन की खोज की थी? जी, वही। इसमें दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर 15-30 सेकंड के लिए गर्म करके तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। अच्छा, गर्म करके तुरंत ठंडा? हाँ, इससे हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन दूध के पोषक तत्व बचे रहते हैं। इसीलिए उस दूध को बिना उबाले भी पिया जा सकता है। बहुत खूब। अब अंत में एक बहुत जरूरी विषय पर आते हैं, नाइट्रोजन चक्र। हमने बात की थी कि कुछ बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं। ये चक्र काम कैसे करता है? ये प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर संतुलन है। देखिए, हवा में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो गैस के रूप में है। सबसे पहले या तो आसमान में चमकने वाली बिजली या फिर मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को पकड़कर नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन हवा से निकलकर मिट्टी में आ गई। अब पौधे अपनी जड़ों से इस नाइट्रोजन को सोख लेते हैं और प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जब कोई शाकाहारी जानवर उन पौधों को खाता है तो नाइट्रोजन उसके शरीर में चली जाती है। और फिर जब वो जानवर मर जाता है या उत्सर्जन करता है, तब उसके शरीर की नाइट्रोजन वापस मिट्टी में मिल जाती है। और फिर कहानी में एक और तरह के बैक्टीरिया आते हैं जिनका काम ठीक उल्टा है। उल्टा? हाँ, वो मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन यौगिकों को वापस नाइट्रोजन गैस में बदलकर हवा में भेज देते हैं। ये चक्र ऐसे ही लगातार चलता रहता है, जिससे हवा में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। तो ये एक पूरा सर्कल है जिसमें हर जीव की अपनी भूमिका है। कुछ नाइट्रोजन को हवा से मिट्टी में लाते हैं और कुछ मिट्टी से वापस हवा में भेजते हैं। वाकई कमाल है। सच में, ये सूक्ष्मजीव पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने रूपों में से हैं। किताब में एक फैक्ट दिया है कि ये उबलते पानी से लेकर बर्फीले पानी तक और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी जीवित रह सकते हैं। आज की चर्चा में कई बड़े वैज्ञानिकों के नाम भी आए। एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक का टीका खोजा, लुई पाश्चर, जिन्होंने पाश्चुरीकरण दिया, रॉबर्ट कोच, जिन्होंने एंथ्रैक्स बैक्टीरिया की खोज की, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई। इन सभी की खोजों ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और अनगिनत जानें बचाई हैं। तो आज हमने समझा कि सूक्ष्म जीवों की दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। ये हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। ये अदृश्य है, पर हमारे जीवन के हर पहलू पर इनका असर है। बिल्कुल। अब जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा जो हमारी जान बचाती हैं। जी। लेकिन सोचिए, अगर हम इन शक्तिशाली दवाइयों का जरूरत से ज्यादा या बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल करें तो क्या होगा? क्या ये बैक्टीरिया समय के साथ इन दवाइयों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं कर लेंगे, जिससे वे भविष्य में और भी ज्यादा ताकतवर होकर वापस आ सकते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।